वन चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के उन 10,000 टैंकों पर जिसके खुलासे से नेटो के होश उड़ गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैंक युद्ध में यूक्रेन का रूस से हारना तय है और यही वजह है कि अब पुतिन ने हजारों टैंक से हमले का प्लान बना लिया है। पुतिन अब सिर्फ 48 घंटों में 3 नए शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या 24 फरवरी 2023 से पहले रूस यूक्रेन पर 10,000 टैंकों से हमला करने जा रहा है? क्या यूक्रेन 500 टैंक और 1,000 बख्तरबंद वाहनों से रूस पर जवाबी हमला करेगा? आखिर ऐसी क्या वजह है कि बखमूत में हारते यूक्रेन का साथ नाटो और अमेरिका छोड़ रहे हैं? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कहने लगे हैं कि यूक्रेन का साथ दे रहे 50 देश भी मिलकर रूस को जंग हरा नहीं पाएंगे? रूसी जनरलों के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि मार्च 2023 से पहले हर हाल में पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के खूंखार हमलों ने बख्मूत, वोलेदार समेत पूरे डॉनबास में भयानक हमलों से यूक्रेनी फौजों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि सिर्फ 30 फीट के दायरे में 1,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस के टैंक यूक्रेन के गांव, शहरों और कस्बों को कब्रिस्तान बनाने पर तुले हैं। जमीन पर रूसी टैंकों के खौफनाक हमले इतने तीखे और जोरदार हैं जिसके सामने यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलें तक कम पड़ गई हैं। हम आपको बताएंगे डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, ज़पोरिज़िया, बखमूत, वोलेदार और लुहांस्क में रूस के टैंक भारी तबाही झेलने के बाद भी टैंक से कैसे लगातार हमले करते जा रहे हैं। रूसी टैंकों के हमलों से जुड़ी इस हैरान करने वाली जानकारी को जरा आप भी समझिए, क्योंकि रूस को टैंक युद्ध में यूक्रेन और नाटो नहीं हरा सकते। कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के अनुमान के मुताबिक रूस ने कम से कम 220 पुराने T-72B टैंक खो दिए हैं और जबकि 270 T-72B3M टैंक युद्ध में रूस के नष्ट हो चुके हैं। वहीं रूस के 35 T-80 BVM को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है, जबकि रूस के एडवांस और घातक 20 T-90 AM टैंक भी युद्ध में तबाह हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3,290 टैंक युद्ध में बर्बाद कर दिए हैं। यहां तक तो टैंक युद्ध में रूस यूक्रेन से हारता नजर आता है, लेकिन पुतिन के टैंक युद्ध का असली खेल तो अब शुरू हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के अनुमान के मुताबिक रूस अब 2,000 टैंकों से एक साथ पूर्वी यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के पास 10,200 टैंक होने का दावा किया जा रहा है। गूगल मैप से ली गई तस्वीरों के मुताबिक रूस के यूराल पर्वतों पर 19 टैंक बेस हैं, जहां 2,299 टैंक ऊपर से देखे जा सकते हैं, जबकि यूराल जैसे कई और बेस पर रूस के 10,000 से ज्यादा टैंक होने का अनुमान लगाया गया है। दावों के मुताबिक रूस के अभी भी हजारों T-72 टैंक, जबकि 3,000 T-80 टैंक रूस के पास अभी भी बताए जा रहे हैं। यहां तक कि रूस के पास 200 T-90 टैंक हमले के लिए तैयार हैं। ऐसे हालात में टैंक युद्ध में अब यूक्रेन रूस का मुकाबला कैसे करेगा? इसी को लेकर यूक्रेन की हालत खराब है। बखमूत और वोलेदार में तो रूस टैंकों से 18 से 20 किलो के गोले सीधे यूक्रेनी सैनिकों पर दाग रहा है। टैंकों की जबरदस्त मारक क्षमता ने ज़ेलेंस्की को बंकर में पहुंचा दिया है। Бахмуті найскладніше з усіх ситуацій, які є на території нашої держави. Найскладніше, найгарячіше саме в тому напрямку. Я б тут ще додав би Вугледарський напрямок, там також, в принципі, на Сході не просто нашим людям, але ви розумієте, не просто так кажуть фортеця Бахмут. Є таке словосполучення в нашому суспільстві. На жаль, фортеця жива. Жива, я маю на увазі жива, фортеця жива.
बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाता है, जिस पर रूस कभी भी कब्जा कर लेगा। बखमूत में हर दिन 800 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। अमेरिका और नाटो भी बखमूत में रूस के भयानक हमलों को देखकर खौफ में आ गए हैं। अमेरिका के टॉप जनरलों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर रूस यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा कर लेता है तो जेलेंस्की को घबराना नहीं चाहिए। यानी नाटो और अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि रूस की पैदल सेना और टैंक बखमूत में कब्जा करने के करीब पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर आ रही है, जो खुद यूक्रेन के गवर्नर ने दी है। यूक्रेन के लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही हैदाई ने कहा है कि रूस भारी हथियारों से हमले कर रहा है। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि रूस ने लुहांस्क में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। रूस एक साथ कई तरफ से हमले कर रहा है, जिसकी वजह से रूस का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि लुहांस्क प्रांत में यूक्रेनी सेना को पीछे धकेल दिया गया है। रूस के कमांडर्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना को लुहांस्क मोर्चे पर 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया है। इस बीच यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूक्रेन को तुरंत टैंक भेजो, वरना यूक्रेन का जंग में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जंग में बुरी तरह से पिट रहे यूक्रेन के लिए रूस साक्षात यमराज बन चुका है। На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змеевка Херсонской области уничтожены 2 склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и М-200. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन का साथ दे रहे 50 देश भी यूक्रेन को रूस के कहर से बचा नहीं पा रहे हैं। हैरानी इस बात की भी है कि एक दिन मीडिया के सामने जेलेंस्की रूस को मारने का दावा करते हैं और अगले दिन जेलेंस्की रूस से पिटने का मातम मनाते दिखते हैं। आखिर यूक्रेन क्यों हर दिन जंग में जीतने का दावा करता है, जबकि जमीन पर रूस के टैंकों ने यूक्रेन को तबाह कर डाला है। रूस ने लगभग साल भर के युद्ध में दिखा दिया है कि जंग में पुतिन के रूस को हराना नामुमकिन है। रूस तो यूक्रेन से ज्यादा अब यूरोप को अपना टारगेट मान चुका है। यहां तक कि रूस ने दावा किया है कि रूस के खिलाफ नाटो और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश साजिश कर रहे हैं, जिसका रूस मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается. Не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушить российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие... यूक्रेन को पूरा भरोसा है कि नाटो और अमेरिका रूस के खिलाफ निर्णायक जंग में जरूर उतरेंगे। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जो रूस के 4,173 एयरक्राफ्ट को तबाह कर देंगे। यूक्रेन को यह भी लगता है कि नाटो के 54,05,700 सैनिक रूस के 13,50,000 सैनिक पर भारी पड़ेंगे। यूक्रेन ये मानकर चल रहा है कि रूस के खिलाफ अब मजबूरी में नाटो और अमेरिका को जंग में उतरना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि अभी तो पुतिन का रूस सिर्फ 2,000 टैंकों से नया हमला करने जा रहा है। अगर रूस ने 10,000 टैंकों को जंग में उतार दिया तो फिर यूक्रेन के साथ यूरोप भी भस्म हो जाएगा। और 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर यूक्रेन के करीब 54 मददगार देश भी दहशत में हैं। लेकिन यूक्रेन और नेटो के लिए इससे भी बड़ी टेंशन ईरान बन गया है। आत्मघाती ड्रोन के बाद अब ईरान के कहने पर एक नई फोर्स यूक्रेन में उतर चुकी है। इस फोर्स के टारगेट पर व्लादिमीर जेलेंस्की है। क्या यूक्रेन युद्ध में ईरान के लड़ाके रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं? क्या यूक्रेन में कुर्द मिलिशिया के जवान ही शाहिद ड्रोन उड़ा रहे हैं?
अब तक दुनिया यही जानती थी कि यूक्रेन की बर्बादी में रूस की तरफ से दागे गए मेड इन ईरान ड्रोन शाहिद का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब इससे भी बड़ा पर्दाफाश अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने किया है। ISW ने यह रिपोर्ट यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के हवाले से जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने 10 फरवरी को एक ऐसा ऑडियो इंटरसेप्ट किया जिसे सुनकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो देशों के नेताओं के कान खड़े हो गए। इस टेप रिकॉर्डिंग में किनके बीच बात हो रही है, किस भाषा में बात हो रही थी, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ऑडियो की बात सिर्फ 30 सेकंड बात करेंगे। फिलहाल आप ईरान के शाहिद 136 ड्रोन, जिसे दुनिया कामिकाज़े और आत्मघाती ड्रोन के नाम से जानती है, उसके कहर का मंजर देखिए। ईरान के इस ड्रोन ने यूक्रेन युद्ध का गेम बदल कर रख दिया। व्लादिमीर पुतिन की सेना जहां पिछड़ रही थी, वहां इस ड्रोन ने ऐसा कोहराम मचाया कि यूक्रेन के सैनिकों में हड़कंप मच गया। अब इसी ड्रोन को लेकर अमेरिका के थिंक टैंक ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक 2 शाहिद ड्रोनों के ऑपरेटर की बातचीत रिकॉर्ड हुई है, जिसमें किस ड्रोन का टारगेट यूक्रेन का कौन सा इलाका होगा, इसे लेकर बात हो रही है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक यह बातचीत फारसी भाषा में हो रही थी, जिसका लहजा कुर्दी था। यूक्रेन में गरजती मिसाइलों से बरसते बारूद के शोर के बीच बेहद सीक्रेट इस ऑडियो ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूक्रेन की जंग में रूस को सिर्फ ड्रोन ही नहीं दिए हैं, बल्कि ड्रोन चलाने वाले लड़ाके भी भेजे हैं, जो खुद शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में हमले को अंजाम दे रहे हैं। दावे के मुताबिक ये लड़ाके ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़े हो सकते हैं। ईरान के इन लड़ाकों का ताल्लुक कुर्दिस्तान इलाकों से होने की बात कही जा रही है। रूस की सेना बहुत ताकतवर है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के जवानों की तादाद यूक्रेन से 3 गुना से भी ज्यादा है। व्लादिमीर पुतिन के पास वैगनर जैसी प्राइवेट आर्मी भी है। ऐसे में इस बात की आशंका बहुत कम है कि रूस ने ईरान से आए भाड़े के कुर्द चरमपंथियों को जंग के मैदान में उतारा हो। लेकिन इससे भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि शाहिद ड्रोन से दुश्मन को बर्बाद करने में माहिर कुर्द लड़ाके यूक्रेन में मौजूद है। इसी 13 फरवरी को ब्रिटिश मीडिया ने रूस और ईरान की जंगी जुगलबंदी पर बड़ा दावा किया था। दावे के मुताबिक ईरान स्मगलिंग के जरिए रूस तक ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इसके लिए नावों और सरकारी जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस की नेवी के तेहरान दौरे पर उसे चोरी छिपे कम से कम 18 लंबी दूरी के जंगी ड्रोन दिए गए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नौसेना के 10 अफसरों और जवानों ने ईरान का दौरा किया था। इस दौरान रूस की नौसेना ने 6 मुहाजिर 6 ड्रोन को चुना, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होती है, जो दोनों डैनों में एक मिसाइल से लैस होता है। इसके साथ ही 12 शाहिद 191 और 129 ड्रोन को भी चुना गया, जो हवा से जमीन पर मार करने की ताकत रखते हैं। ये ड्रोन ईरान के वो हथियार हैं जो शाहिद 131 और 136 की तरह मशहूर तो नहीं है, जिन्होंने यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह करके रख दिया, बल्कि ये ड्रोन आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने के साथ साथ बमों की डिलीवरी कर वापस लौटने में महारत रखते हैं।
ये बात दुनिया जानती है कि रूस और ईरान की दोस्ती दोनों की कॉमन दुश्मन अमेरिका की वजह से हुई है। यूक्रेन को मदद अमेरिका से मिल रही है। वो युद्ध में बीते 1 साल से टिका ही नेटो देशों के हथियारों की वजह से है। ऐसे में ईरान भी अपने दुश्मन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस का साथ दे रहा है, उसे आत्मघाती ड्रोनों की सप्लाई कर रहा है। अगस्त 2022 में अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान उसी साल जून के महीने से ही शाहिद 191 और 129 ड्रोन मुहैया कराने की कोशिश में जुटा है, जबकि यूक्रेन ने एक जमींदोज मुहाजिर 6 के जरिए युद्ध में रूस की तरफ से ईरान के ड्रोनों के इस्तेमाल का सबूत तक पेश करने की कोशिश की है। रूस के शाहिद ड्रोन के आत्मघाती हमलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। हाल ही में रूस की तरफ से यूक्रेन पर वाटर ड्रोन से हमले की खबर भी सामने आई थी। रूस की मीडिया के मुताबिक ये ओडेसा का ज़टोका रोड एंड रेलवे ब्रिज है, जिसे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी यूएसवी से निशाना बनाया गया। अब तक आपने यूएवी या ड्रोन का नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए यूएसवी एक नया टर्म है, नया शब्द है। यूएसवी यानी वाटर ड्रोन या ड्रोन बोट से इस पुल को कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर कोई पक्की खबर तो नहीं आई, लेकिन ये पुल यूक्रेन के लिए कितना अहम है, ये जानना बहुत जरूरी है। ओडेसा का ये पुल ज़टोका इलाके में है, जो ओडेसा को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। इस पुल पर हमले का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसे कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। एक छोटी सी नाव जैसी कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो ब्रिज के खंभों के बीच पहुंचते ही फट जाती है। वीडियो के 8वें सेकंड पर यह ब्लास्ट होता है। धमाका होते ही सफेद धुएं का डरावना गुबार उठा तो देखने वाले दहशत से भर गए। इसके आगे क्या हुआ, पुल को कितना नुकसान हुआ, उसका ना तो वीडियो सामने आया और ना ही इसे लेकर रूस या फिर यूक्रेन ने ही कोई दावा किया है। क्या यूक्रेन के पुल को वाकई अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यूएसवी से निशाना बनाया गया? इसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों ही अब तक खामोश हैं। लेकिन अगर सचमुच हमले का हथियार यूएसवी यानी वाटर ड्रोन था, तो फिर यह हथियार यूक्रेन के युद्ध में रूस की तरफ से पहली बार आजमाया गया। रूस के कुछ टेलीग्राम चैनलों ने यूक्रेन की मीडिया के हवाले से दावा किया है कि ब्लैक सी से कामिकाजे ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ, जिसमें पुल के खंभों को नुकसान पहुंचा। ओडेसा का ये इकलौता रेलवे पुल है जो बाकी यूक्रेन को डायरेक्ट जोड़ता है। इसके अलावा ये सबसे छोटा सड़क रूट है, जहां से मोल्दोवा सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। टैंक, बम, मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान और ड्रोन से यूक्रेन में बारूदी हमले की डरावनी तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन शायद ये पहला मौका है जब व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन में अंडर वाटर व्हीकल यानी वाटर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो रूस ने अब तक करीब 700 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया है और अब उसे करीब 1800 नए ड्रोनों की डिलीवरी होने वाली है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी में ईरान के ड्रोनों का खौफ इस कदर है कि वो शाहिद की नई खेप पहुंचने से पहले ही दहशत से भर गए हैं, क्योंकि अब की बार इन ड्रोनों से ऐसे भीषण हमले का डर है जो बीते 1 साल में कभी नहीं हुआ। यूक्रेन और उसके मददगार दोस्त बार बार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि युद्ध की पहली बरसी से पहले रूस अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान से करीब 2000 ड्रोनों की नई खेप रूस पहुंचने की खबर भी इस आशंका को सच साबित करती दिख रही है। यूक्रेन में खौफ का आलम ऐसा है कि उसे अपने एयर डिफेंस पर भी भरोसा नहीं रहा। तभी तो उसकी खुफिया एजेंसी खुलेआम कहने को मजबूर है कि ईरान के ड्रोनों से रूस मधुमक्खियों के झुंड की तरह एयर डिफेंस को पल भर में भेद देगा। रूस के इस घातक प्लान पर मुहर उस खबर से भी लगी है जिसके मुताबिक अब रूस में ईरान के ड्रोनों की फैक्ट्री बनने वाली है, जिसमें करीब 6000 खतरनाक शाहिद ड्रोनों का निर्माण होगा। युद्ध में गेम चेंजर ड्रोन से अटैक के साथ रूस जल्द ही यूक्रेन पर बारूदी हमले की नई सीरीज शुरू कर सकता है। Зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії увесь можливий потенціал агресії, вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу.
Тому швидко. ऐसे में नेटो समेत यूक्रेन के 50 से भी ज्यादा मददगार देश उसे टैंकों के बाद लड़ाकू विमान और मिसाइलें देने पर मंथन में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मददगारों को इसका मौका भी देंगे? मौके की ताक में पुतिन भी है और ज़ेलेंस्की भी, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को अब और मौका नहीं मिलने वाला है। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की भुखमरी वाली अर्थव्यवस्था से जनता का ध्यान खींचने के लिए इमरान वाली चाल चलती। इमरान खान किसी भी वक्त अब गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पेट्रोल, पैसा, दूध, चिकन, प्याज, आटा, आतंक, धमाका, सुरक्षा, कर्ज। पाकिस्तान रूपी रंग महल के इन 10 दरवाजों पर जल्लाद रूपी गरीबी और जेहालत का पहरा है, और जिनके कंधों पर इस राक्षसी दरवाजों को तोड़कर आवाम को विकास के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, वो करप्शन के दलदल में डूबे हुए हैं। उन्हें मालूम नहीं कि देश लुट चुका है। अब बचने के लिए पानी पर लकीर खींचना व्यर्थ है। महंगाई बम के विकिरण से पाकिस्तान में लाइलाज कैंसर फैल चुका है। जनता पेट पर हाथ मलते अवाक हुकूमत का मुंह ताक रही है और हुक्मरान अपने किए को छिपाने के लिए देश का सौदा कर रहे हैं। ये महंगाई वाली बात आगे करेंगे, उसके पहले उस धमाके की गूंज सुन लीजिए जो पाकिस्तान के जिस्म को जला देने के लिए बेकल हुई जा रही है। खबर यह है कि कोयटा से कराची जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी में चीचा वतनी के करीब धमाका हुआ है और धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। अच्छा, इकॉनमी क्लास की बोगी नंबर 6 में हुआ, लेकिन किस नौयत का धमाका था ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये मनाजिर भी आप तबाही जो हुई है इस धमाके के नतीजे में वो आप देख सकते हैं, और 4 अफराद ज़ख्मी भी हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अपने नाज़रीन को अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। चीचा वतनी के रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अफसोस, आतंक की नर्सरी में सुकून के बीज नहीं पनपते, लिहाजा आतंकिस्तान की इस कथा को यहीं विराम देकर इसके पालनहारों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, जिसमें इतने दागदार छेद हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सही पकड़े हैं, बात उस पूर्व और तथाकथित अभूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी की, जिसके दामन भ्रष्टाचार के आरोपों से कलंकित है। जनाब खान साहब को अब हर पल जेल जाने के बुरे ख्वाब सता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासतदानों को शहबाज शरीफ सरकार जिस तरह से जेल में ठूस रही है, कप्तान इमरान के सीने में खौफ भर गया है कि बनी गाला के बंगले से पता नहीं पुलिस कब उन्हें उठाकर कोट लखपत जेल के सलाखों के पीछे कैद कर दे। इमरान खान बहुत सहमे हुए हैं, क्योंकि अपनी कठपुतली वाली सरकार के दौरान शरीफ खानदान से बदले की जो कार्रवाई खान साहब ने की थी, वही दांव अब शहबाज सरकार इमरान के खिलाफ आजमा रही है। इमरान बचने के लिए कोर्ट तक फर्जी दस्तावेज पेश कर रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान इस वक्त दोनों के हालात एक जैसे हैं। फर्क बस इतना है कि इमरान खान अभी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सजाए काला पानी हो चुका है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान संभले कैसे? चिकने घड़े की तरह यहाँ के सियासतदानों की समझ और जुबान दोनों फिसल जाती है। सुनिए इमरान खान का नया फसाना। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब
केजी पहुंच गया है। ये तो फिसली हुई जुबान का कारनामा है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास देश को बचाने के लिए क्या है वो भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए सरेंडर दर सरेंडर करते पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने इतना डुबो दिया है कि कर्ज मिल भी जाए तो पाकिस्तान की किस्मत न सुधरनी है न बदलनी है। सबसे पहले पाकिस्तान में तेल का खेल देखिए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पहले 249 रुपए 80 पैसे थी, अब 272 रुपए। पेट्रोल पर कुल 22 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई। डीजल 262 रुपए 80 पैसे पहले बिक रहा था, अब 280 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में भी 17 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। केरोसिन पहले 189 रुपए 83 पैसे मिल रहा था, अब 202 रुपए 73 पैसे हो गया है। केरोसिन पर 12 रुपए 90 पैसे बढ़ाए गए हैं। लाइट डीजल जिसकी पहले 187 रुपए कीमत थी, वो अब 196.68 पैसे प्रति लीटर के मूल्य से बिकेगा। इसके दाम में 9 रुपए 68 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा। इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। पाकिस्तान में लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों की वजह से कई शहरों में गधा गाड़ी के जमाने फिर से वापस आ गए हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में गधों की तादाद तेजी से बढ़ी है, क्योंकि तेल ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गणित गड़बड़ कर दिया है। ऑयल रिफाइनरी कंपनियां सरकार को समझा चुकी हैं कि उनके पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं बचे हैं और रिफाइनरी बंद हो रही है। जनता का हाल तो आप सुन ही चुके हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पहले से झुकी कमर पर टैक्स का ऐसा बोझ रख दिया है जिससे टैक्स पेयर की रीढ़ टूटनी तय है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। इस समय पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भारी संकट है। स्थिति ये हो गई है कि बंदरगाह पर माल पहुंच गया है और उसे छुड़ाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। ऐसे में IMF से कर्ज लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन कर्ज लेने के लिए IMF की कड़ी शर्तें हैं। इन्हीं शर्तों में डीजल और पेट्रोल की कीमत की बढ़ोतरी की शर्त भी शामिल है। पाकिस्तान हर शर्त मानने को तैयार है, क्योंकि ना मानने के अलावा करे भी क्या। भूखमरी मुंह बाए खड़ी है और जनता फटेहाली में दिन काटने के लिए विवश है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पहले ही दूध की कीमत 210 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंची है। चिकन का दाम 780 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। महंगाई की ये शुरुआत है। दुनिया भर के आर्थिक जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की गरीबी कहां जाकर थमेगी। आंकड़ा आप भी देख लीजिए। महंगाई की दर 27% के पार जा चुकी है। वहीं मूडीज ने 2023 की पहली छमाही में इसके 33% के पार निकल जाने की आशंका जाहिर की है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 25% तक टूट चुकी है। पाकिस्तान एक दिन में ही नहीं टूटा, साल दर साल यहाँ के सियासतदानों ने पाकिस्तान को जानबूझकर तोड़ा है। कर्ज पर कर्ज लेकर और भ्रष्टाचार की अनगिनत कथाएं लिखकर पाकिस्तान के अलंबरदारों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हालात ये हैं कि देश के ऊपर कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक है। ये देश की GDP का 89% है। वहीं इस कर्ज में करीब 35% हिस्सा केवल चीन का है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है, जो फरवरी 2022 में 25.1 अरब डॉलर था। और अब पाकिस्तान को उसके सबसे अजीज दोस्त चीन ने तमाचा जड़ दिया है। चीन उसकी कंगाली और कर्ज की भूख से इतना घबरा गया कि अपने देश में पाकिस्तानियों की नो एंट्री कर दी और वीजा देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को भी चीन ने बंद कर दिया। चीन ने अपनी चाल दिखा दी है। सवाल है अब पाकिस्तान यहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि IMF की कर्ज की जो खेप आनी है वो भी इतनी नहीं कि पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल सके।